नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं, हालांकि आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो संसद भवन से आनी है और आ चुकी है जो आनी थी, और वो इंटरिम बजट है क्योंकि 10 साल मोदी सरकार जो है उसने कंप्लीट किए हैं और ये इंटरिम बजट है। और इस इंटरिम बजट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो लौट रही है। मोदी सरकार को इस बात का भरोसा है कि वो तीसरे टर्म यानी हैट्रिक बनाने जा रही है। इसलिए सरकार ने अपनी जो भविष्य की योजनाएं थी, जो भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना है, उसको लेकर अपने रोड मैप जो है बड़े स्पष्ट क्लियर कर दिए। बड़ी बात यह भी है कि इस बजट में सरकार ने लोक लुभावन वायदों पर जोर नहीं दिया। यह भी दिखाता है कि सरकार किस हद तक कॉन्फिडेंट है। फिस्कल प्रूडेंट पे बहुत जोर था। ये तमाम बड़ी खबरें, लेकिन इसके अलावा बजट से इतर भी देश भर से बहुत बड़ी राजनीतिक खबरें आ रही हैं। उन सभी खबरों पर आपको अपडेट देंगे। इस इंटरिम बजट को आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। मैं वो अशोक श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रताप सिंह। शुक्रिया अशोक जी। और निश्चित तौर से जो बात अशोक जी ने कही, अपने आप में आज का जो अंतरिम बजट है उसमें 9-10 वर्षों का एक पूरा रोड मैप दिखाया गया कि किस प्रकार से विकास को आगे बढ़ाया गया और यहां से आगे विकास को कैसे तेज गति से ले जाना है। उसके तमाम पहलुओं को हम विस्तार से रखेंगे, मेहमानों से समझेंगे आखिर इस बजट में रखी गई प्रावधानों और बातों के मायने क्या है। साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन से करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट, विकसित भारत के 4 स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को करेगा सशक्त। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए अंतरिम बजट लोकसभा में पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ सरकार का सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास पर जोर। वित्त मंत्री ने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आकांक्षा और कल्याण को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता। पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे 2 करोड़ घर। जीडीपी यानी गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस पर सरकार का ध्यान। अंतरिम बजट का सबसे बड़ा फोकस बुनियादी ढांचे पर। अगले साल 11% से ज्यादा होगा खर्च। बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया गया। 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर की भी योजना। महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक बजट। लखपति दीदी योजना का लाभ 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान। आयुष्मान योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी और सहायिकाओं को लाने का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने कहा, टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का किया फैसला। पुराने विवादों को सुलझाने के कदम से कम 1 करोड़ करदाताओं को होगा इसका फायदा। केंद्रीय कैबिनेट ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के विस्तार को दी मंजूरी। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना को मिली मंजूरी। परिधान के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट की योजना रहेगी जारी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। ज्ञानवापी के एक तहखाने में पूजा की इजाजत के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। चीफ जस्टिस ने दस्तावेज देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने को कहा। अयोध्या धाम में तीर्थयात्रियों के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए आज से 8 नए उड़ान मार्ग। अयोध्या को दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से जोड़े गए नए उड़ान मार्ग।
तो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए अंतरिम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ सरकार का सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास पर जोर है। आइए सबसे पहले चलते हैं अंतरिम बजट की हाइलाइट्स देखते हैं। इस वक्त जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। विकास की केवल बात नहीं करते, बल्कि विकास को घर घर पहुंचाने में यकीन रखते हैं। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाए जाने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 साल में अब हमारी सरकार 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनाने का सुनियोजित लक्ष्य रख करके चली है। एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद देगा। इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने का निर्णय ले रही है। यह अंतरिम बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों को और उसकी रूपरेखा रखी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं पुनः इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने इस बजट के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। लगातार बजट को लेकर के जो रिएक्शंस है वो सब आ रहे हैं, लेकिन इस बीच हम देख लेते हैं इस बजट की जो मुख्य चीजें हैं। आनंद, एक बार उसको समझना जरूरी है। बिल्कुल, बड़ी बातें क्या इस अंतरिम बजट की निकल के आई हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और किस प्रकार से वित्त मंत्री ने जब अपना अंतरिम बजट भाषण रखा तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें निकली। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में प्रमुख योजनाओं के आवंटन में काफी इजाफा किया है। इसमें प्रमुख रूप से मनरेगा, आयुष्मान भारत और PLI जैसी योजनाएं शामिल हैं। और किस प्रकार से तमाम योजनाओं में आवंटन भी बढ़ाया गया, क्या कुछ प्रमुख बातें हैं, क्या कुछ हाइलाइट्स हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का अंतिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट 2024-25 में देश के विकास पर खर्च होंगे 47,66,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में टैक्स प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की। आयकर और GST की दरें यथावत बनी रहेंगी। अंतरिम बजट में वित्तीय अनुशासन पर दिखा जोर। चालू वित्त वर्ष में देश का वित्तीय घाटा GDP का 5.8% रहने का अनुमान। 2024-25 में इसे 5.1% के स्तर पर लाने का लक्ष्य। 2024-25 का सबसे बड़ा फोकस बुनियादी ढांचे पर। अगले साल बुनियादी ढांचे पर सरकार 11.1% ज्यादा खर्च करेगी। बुनियादी ढांचे पर खर्च 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 11,11,111 करोड़ रुपए होगा। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में किया बड़ा ऐलान। कहा, जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में सरकार जारी करेगी अमृत काल में विकसित भारत 2047 की आर्थिक रणनीति। अमृत काल में सरकार की आर्थिक नीतियों का फोकस निवेश और उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ साथ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर। साथ ही प्रधानमंत्री के पंचामृत लक्ष्यों के लिए बनाई जाएगी आर्थिक रणनीति। महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक बजट। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री की लाडली लखपति दीदी योजना का लाभ 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने का ऐलान किया। आयुष्मान योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी और सहायिकाओं को लाने का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए की बड़ी घोषणाएं। देश में दुग्ध उत्पादन, मत्स्य संपदा के फोकस के साथ साथ आत्मनिर्भर तिलहन अभियान की होगी शुरुआत। देश के बजट में सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के साथ आगे बढ़ रही है सरकार। आर्थिक नीतियों के केंद्र में सिर्फ 4 जातियों, गरीब, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाता पर फोकस। 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से छुटकारा दिलाया गया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए बजट में किया गया बड़ा ऐलान।
अब देश के 1 करोड़ परिवार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का उठा सकेंगे लाभ। हर साल ऐसे परिवारों को 15,000 से 18,000 रुपए की होगी बचत। किराए के मकान में रहने वाले और झुग्गी झोपड़ी और चाल और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपना घर खरीदने के लिए सरकार लाएगी नई योजना। अमृतकाल में टेक्नोलॉजी से जुड़े युवाओं को 50 सालों के लिए बिना किसी ब्याज पर मिलेगा कर्ज। सरकार युवा शक्ति और प्रौद्योगिकी पर फोकस करने के लिए 50 सालों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के नए फंड का करेगी निर्माण। रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए इस साल के बजट में नई योजना की होगी शुरुआत। देश को मिला अब तक का सबसे बड़ा 6.2 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट। रेलवे पर भी दिखा बजट का फोकस। वित्त मंत्री ने किया 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम की योजना का ऐलान। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत की तर्ज पर बनाया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगी फोकस। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक बसेस को मिलेगी प्राथमिकता। डिजिटल पेमेंट को भी दिया जाएगा बढ़ावा। देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को लंबी अवधि के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज। लक्षद्वीप सहित सभी द्वीप समूहों में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के जरिए रोजगार सृजन को दिया जाएगा बढ़ावा। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र से मिलेगी मदद। 50 सालों के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। स्टार्टअप्स और सॉवरेन फंड के साथ साथ पेंशन फंड के निवेश पर वित्त मंत्री ने आयकर छूट की समय सीमा 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 करने का किया ऐलान। आर्थिक मोर्चे पर 2014 से पहले की आर्थिक नीतियों और उसके बाद घरेलू और वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर वित्त मंत्री ने संसद में श्वेत पत्र लाने का किया ऐलान। राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ देश में निवेश, रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने सर्व समावेशी अंतरिम बजट 2024-25 लोकसभा के पटल पर रखा। और केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में प्रमुख योजनाओं के आवंटन में काफी इजाफा किया है। इनमें प्रमुख रूप से मनरेगा, आयुष्मान भारत और पीएलआई जैसी योजनाएं शामिल हैं। कितना रहा इन योजनाओं का आवंटन और क्या होगा इसका फायदा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रमुख योजनाओं के आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट में ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र को मजबूती देते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पिछले साल के बजट के मुकाबले 26,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसी तरह गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी देने वाली आयुष्मान भारत के लिए 7,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले बजट में इस योजना के लिए 7,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना पीएलआई के लिए 2024-25 के अंतरिम बजट में 6,200 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। पिछले बजट में ये 4,645 करोड़ रुपए था। इसी तरह वित्त मंत्री ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम के तहत 6,903 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। 2024-25 में सौर ऊर्जा ग्रिड के आवंटन में 3,530 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि की गई है। 2023-24 के बजट में इसके तहत 4,970 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जबकि इस बार 8,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इससे देश के ग्रीन मिशन को काफी मजबूती मिलेगी। सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के सशक्तिकरण पर खास ध्यान दे रही है। मनरेगा और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के बजट में वृद्धि से जहां देश के गरीब तबके को बल मिला है, वहीं सरकार ने पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ
युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिस इनकम टैक्स की नई स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिस इनकम टैक्स की नई स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के 1 करोड़ लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है। उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। किसानों की आय बढ़ेगी, कम खर्च होगा, ये प्रधानमंत्री ने दावा किया। और चलिए इस बजट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लगातार जो मेहमान जुड़े हैं उनसे जब समझने जानने की कोशिश करेंगे ये बजट किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, अर्थव्यवस्था को इससे क्या कुछ मिलने वाला है, आम व्यक्ति के लिए क्या है और इसका बड़ा संदेश क्या है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, मेरे साथ शुभमय भट्टाचार्य जुड़े हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर अनिल कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। और मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं अंकित गर्ग, फाउंडर हैं वेल्दी निवेश के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुभमय जी, सबसे पहली बात, इस बजट की
की बड़ी खबर आपके हिसाब से क्या है? एक तो पॉलिटिकल खबरें बड़े समझ में आ रही है कि सरकार बड़ी कॉन्फिडेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लाल किले पर कहा था कि अगली बार जो है झंडा फहराने आऊंगा, इसमें भी एक संकेत है कि हमने भारत के भविष्य की एक रूपरेखा तय कर ली है और हम कॉन्फिडेंट है, इसलिए कोई लोक लुभावन कोई घोषणा नहीं। ये बात सही है अशोक, क्योंकि इंटरिम बजट पिछले बारी जब आया था 2019 में, उसमें क्लियरली कहा गया था कि ये इंटरिम नहीं, ये रेगुलर बजट है, और इसलिए उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान इंक्लूड किए गए थे जो उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, लेकिन वो उनकी घोषणा कर दी गई थी ताकि जब गवर्नमेंट नया आए तो उन पर अमल किया जाएगा। इस बारी उसके बिल्कुल विपरीत चली है सरकार कि इंटरिम बजट में कोई भी टैक्स, जो आपने कुछ जिक्र किया उस पर हम बाद में आएंगे, बट कोई भी मेजर टैक्स चेंज जो एक्सपेक्टेड, जो बहुत सारे अटकलें लग रहे थे, उनको परहेज किया गया। दूसरा, एक्सपेंडिचर, व्यय में सिर्फ वही चीज़ों के बारे में घोषणा किया गया जो ज़रूरत है, और उन पर भी कितने एक्सपेंडिचर होंगे उस पर अभी कमेंट्स, उसके ऊपर एलोकेशन नहीं दिया गया। और सही है, क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट है। आप ये 3 महीने के अंदर, जिसमें से 1 महीना तो जाएगा इलेक्शन में, तो नेचुरली आपके पास सिर्फ बचता है 2 महीना। उस 2 महीने में आप कौन सा एक्सपेंडिचर करेंगे? इसलिए जो पुरानी जो एक्सपेंडिचर्स चल रहे थे, उन्हीं एक्सपेंडिचर्स को कि उनका गति बरकरार रहे, और वो काफ़ी बड़े हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 1 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर अभी बाकी है, एक्सेस जो डिफ़िकल्ट हो सकता है इम्प्लीमेंट करना, वो सारे खर्च किए जाएंगे। तो यानी कि गवर्नमेंट स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज लोगों को लगता है कि इससे हमें क्या मिला? मिला ये कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के एक्सपेंडिचर करते हैं जो पॉपुलिस्ट हो जाए इलेक्शन से पहले, तो जैसे आप बात करें, वो घबराहट की एक निशानी होती है, खास पता चलता है। दूसरी बात ये है कि भारत अभी एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है। भारत के जो बजट होते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होते हैं, ये बहुत बारीकी से पढ़ा जाता है दुनिया के हर बाज़ारों में। निवेशक, और भारत, हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने का। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में बनने के लिए निवेशक बाहर से तभी आएंगे जब उनको सर्टेनिटी दिखे, जी, स्टेबिलिटी दिखे। बिल्कुल। इस कई सालों से ये सरकार ने वो स्टेबिलिटी के मुकाम पर चलने के लिए ऑलमोस्ट हर जो डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया है बजट में, उन पर अमल किया है। और नॉट ओनली दैट, वो डेटा भी काफ़ी, जैसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल डेटा है। जैसे फिर इस बारी कैपेक्स की बात चल रही थी, कैपेक्स 11 लाख करोड़, तो कोई कह सकता है 11% ही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से वो फिगर था जिसका आपने अभी जिक्र किया, फिस्कल डेफिसिट। ये बताता है कि सरकार अपना जो खर्च पर जो अंकुश लगाना ज़रूरी है इस वक्त, जो बाहर के निवेशकों को इनकरेज करेगा आने के लिए, उस पर बिल्कुल सिद्ध है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में जी। और ये स्टेटमेंट को मैं इस बजट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप बढ़ा रहे हैं और अपने वित्तीय घाटे को कंट्रोल में रखते हुए ये दिखाता है कि कैसे आप बेहतर अर्थशास्त्री के तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के काम कर रहे हैं। अब डॉक्टर अनिल जी, किस तरीके से आप देखते हैं, जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे हैं कि एक पॉपुलिस्ट मेजर्स के तौर पर सरकारें करती रही हैं अंतरिम बजट के इस्तेमाल को, कि साहब घोषणाएं कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे एक अलग परिपाटी दिखाई पड़ रही है जहां सीरियस बिजनेस दिखाई पड़ रहा है कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखना है, और वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है बात, सभी को साथ लेकर विकास को आगे बढ़ाना को दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये दिखाता है कि जब कंसिस्टेंसी के साथ में, स्थिरता के साथ में सरकार काम करती है तो इसी प्रकार के बातें दिखाई पड़ती हैं, इस प्रकार के नतीजे दिखाई पड़ते हैं जमीन पे? अनिल जी। जी, अभी आप अगर देखेंगे तो सरकार का जो केंद्र बिंदु है वो 3 लेटर्स के ऊपर आधारित है। जीडीपी, एक जीडीपी जो हम इकोनॉमिक्स टर्म में कहते हैं कि जीडीपी विकास दर को बताता है, और विकास दर बहुत अच्छा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। आज हम पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। दूसरा जीडीपी जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आज बोला, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। ये सरकार 10 साल पहले केवल और केवल विकास के मंत्र पर आई, सबका साथ के मंत्र पर आई, तो उसके लिए गवर्नेंस का सरकार ने जो मूत्र जो बिंदु दिया, वो दिया कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। और गवर्नेंस डेवलपमेंट तो हो ही,
लेकिन सोशल जस्टिस और इक्विटी भी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि समाज के 4 जाति 4 वर्ग, उसके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है और रहा भी है। और वो 4 वर्ग हैं, युवा वर्ग, महिलाएं, तीसरा फार्मर्स, हमारे किसान, और जी। अति जो गरीब लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शन से आते हैं, उनका सरकार की तमाम जो वेलफेयर जी स्कीम्स है। अनिल जी, आज हम अनिल जी देखते हैं आपकी अनिल जी आपकी वॉइस में थोड़ी सी क्रैक है। अनिल जी को कवर किया। अनिल जी आप रुकिएगा, आपकी वॉइस में थोड़ा सा क्रैक है, मैं ठीक करवा के फिर से आपके पास लौटता हूं। अंकित गर्ग हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। अंकित जी, जो हम इंटरिम बजट की बात करते हैं, मैं पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था। हमें अच्छी तरह से याद है 2009 में चुनाव हुए थे, 2008 में हालांकि इंटरिम बजट का हिस्सा नहीं था, लेकिन उससे पहले किसानों के एक बड़े कर्ज माफी क्या हुआ, ऐलान की 70,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ। बाद में उसमें से बहुत सारे लूफहोल्स चीजें पता चली। हर वक्त होता है कि भाई चुनाव आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ बड़े ऐलान कर दो, बाद में भले वो फोकस हो उस पर नहीं हो, उससे भले अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो। इस तरह की एक पुरानी परिपाटी रही है। लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 और 2024 इस परिपाटी से निकाल लाए हैं बजट को, कि भाई कोई लोक लुभावन नहीं, कोई चुनावी नहीं, अर्थव्यवस्था तो मतलब अर्थव्यवस्था की बात होगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप देखें, इस सरकार ने और पिछली सरकार ने, दोनों ने एक एक क्राइसिस झेली। पिछली सरकार ने 2008 की क्राइसिस झेली और इस सरकार ने कोरोना की क्राइसिस झेली। दोनों टाइम पे ये हुआ कि जो फिस्कल डेफिसिट था उसे बढ़ाया गया। तो जैसे फिस्कल डेफिसिट 3% से 8% पे ले जाया गया 2008 में। अभी जब कोरोना हुआ तब भी हमें ले जाना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने साथ में एक रोड मैप दिया कि इसे हम धीरे धीरे कम लेकर आए, और उससे ये हुआ कि अभी हम जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.1% पे आया। अब जो आपका क्वेश्चन था कि लोक लुभावन ना रहे, किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। जितना भी वो चाहे वो निकाल सकती है पैसा, वो बांट सकती है, लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और इसमें प्रतिक्रिया यही होती है कि जब आप पैसा बांट देते हैं, उसके बाद वही पैसा इन्फ्लेशन की तरह से आके उसी जनता को मारता है। अगर आप इन्फ्लेशन देखें इस गवर्नमेंट की जो इन्फ्लेशन है वो 4 से 6% के बीच में रही है, जो कि आरबीआई के टारगेट 4% प्लस माइनस 2% की रेंज में रही है। अगर आप पिछली गवर्नमेंट की इन्फ्लेशन देखें तो वो डबल डिजिट में थी। यूपीए सेकंड में जो एवरेज इन्फ्लेशन थी वो 10% थी। क्यों थी? क्योंकि उन्होंने जो फिस्कल प्रूडेंस थी उस पर ध्यान नहीं दिया। इस गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में अगर एक काम बहुत अच्छे से किया है, वो किया है फिस्कल प्रूडेंस पे ध्यान देना। इन्होंने ध्यान रखा है कि हमें पैसे बांटने नहीं है, हमें लोक लुभावन नारे नहीं देने हैं। और मैं बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इस सरकार को कि एक ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन का है और जब हम देख रहे हैं कि हर स्टेट में इस बात पे इलेक्शन दिए जा रहे हैं कि हम 1,000 रुपए और इन्हें देंगे, हम 2,000 रुपए महीना इन्हें देंगे, ऐसे में भी गवर्नमेंट ने फिस्कल प्रूडेंस को नहीं जाने दिया। गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि अब हम पैसा बढ़ा देते हैं, बांट देते हैं और फिर बाद में हम देख लेंगे क्या होगा। तो रियल कांग्रेट्स फॉर दिस, एंड आई थिंक, और यही चीज इनके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट करती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है इन्फ्लेशन। बिल्कुल वो चीज़ें दिखाई पड़ रही है। 4% प्लस माइनस 2% का जो आरबीआई का एक खाका है उसके बीच में। शुभमोय जी, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि लंबे समय से गरीबों को लेकर योजनाएं, गरीबी हटाओ को लेकर बातें और नारे, लेकिन आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, बीते 9-10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। और उसकी बड़ी वजह है कि सरकार की नीतियां, जहां पे वो मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने और सशक्त करने की सामाजिक योजनाएं जो चला रही है, उससे देश की अर्थव्यवस्था का पहिया भी तेज गति से घूम रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो एक समायोजन है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है? शुभमोय जी। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप जब कोई योजना लाते हैं, उस योजना को अमल में लाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सालों का ज़रूरत है। आप एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हर घर जल जी, ये स्कीम 2021 में शुरू किया गया। अभी एक साल में उसका पूरा सारे देश में उसका इफेक्ट होना इम्पॉसिबल है, लेकिन अभी जैसे मुआयना होना शुरू हुआ है तो अभी दिख रहा है कि वो कितना सुदूर प्रसारी हुआ है, कितने जगहों पे उसकी रीच पहुंची है। और उससे क्या होता है, जो आपके वाटर बोर्न डिजीज़, जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है गरीब तबकों के लिए, वो उसमें आपको धीरे अभी कमी आनी शुरू होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं, यही है कंसिस्टेंट डिलीवरी कि प्रोजेक्ट्स आप बनाएं और प्रोजेक्ट्स को समय दीजिए और उनको उस तरह से बनाएं ताकि वो इम्प्लीमेंटेबल रहे। तो सिंपल प्रोजेक्ट्स जैसे कि हमारे यूपीआई एक ऐसा चीज़ है जिसका इट्स सो सिंपल, लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं था कि लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाके उनको एक
अगर बैंकिंग अकाउंट से लिंक करके उनको एक प्लेटफॉर्म, उनको अपने आप एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे उनको कारोबार करना बहुत आसान हो जाता है। ये इतना ड्रामेटिक है कि ये दुनिया में इट हैज़ बिकम ए सिग्नेचर चीज़ कि ये यूपीआई के सहारे भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबों को एक बहुत बड़ा कदम रखने को मिला है और जिसका हम आगे देखते जाने, और इसीलिए इसका जो वॉल्यूम्स है वो कहीं मतलब आसमान की छू लिया है। ये सारी जो चीज़ें हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होने ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट्स जो हो उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो और उनको उसको टाइमली चलाया जाए। इसलिए हम जब इंटरिम बजट की बात करते हैं या कोई बजट की बात करते हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वो प्रोजेक्ट्स, पुराने प्रोजेक्ट्स को भी कितना ध्यान दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट्स को चेंज ना किया जाए, प्रोजेक्ट्स नया उस प्रोजेक्ट में ही पैसा डाला जाए जिस प्रोजेक्ट्स लुभावनी हो, जिस प्रोजेक्ट यूजफुल हो, ये नहीं कि वो पॉपुलिस्ट स्कीम्स हो। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, उसके सामने एक और है, जैसे पावर सेक्टर में अभी जैसे हम कह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। भारत 188 गीगावाट के करीब रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट पहुंच चुका है। ये बहुत कम चीज़ नहीं है, 188 इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। तो ये वाला जो चीज़ है ये संभव इसलिए हुआ है कि वो कंसिस्टेंटली उनमें प्रैक्टिकल इंसेंटिव्स दिया गया है, तभी जाके वो हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि जैसे आज निर्मला सीतारमण जी ने भी अपने बजट में घोषणा की कि 1 करोड़ फैमिलीज को 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैट सोर्स फ्री दिया जाएगा। दिस इज समथिंग ये पॉसिबल सोलर एक जो रूफटॉप वाली जो प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था। उन्होंने कहा था कि सोलर रूफटॉप जो है इस तरह के 1 करोड़ घरों को, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में आती है, मैं अंकित जी, क्योंकि विपक्ष जो जाहिर सी बात है जहां राजनीति होती है वहां अर्थनीति पीछे रह जाती है, तो इसलिए जो है विपक्ष को संतुष्ट करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि भाई जब आम लोगों के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, मैं सुन रहा था कि कुछ सांसद ये कह रहे थे कि दिल्ली में इतनी ठंड है और लोगों की उम्मीदों पे ठंडा पानी सरकार ने डाल दिया, तो इसमें कुछ सीरियसनेस नहीं है, लोगों के लिए कुछ घोषणाएं नहीं है, फिर फायदा क्या इस, चाहे बजट हो चाहे इंटरिम बजट हो, सीरियसनेस नहीं दिखती क्या? अशोक जी मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 33 रुपए प्रति दिन। पिछली गवर्नमेंट की जो बीपीएल की लाइन थी, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो थी 33 रुपए पर दिन। अगर आप 33 रुपए इंडिया में कमा रहे हैं तो आप इंडिया में गरीब नहीं है। और उसके लिए फिर जब ये बात उठी तो उस वक्त के मंत्रियों ने कहा कि जी 5 रुपए में बहुत अच्छा खाना मिल जाता है, तो 33 रुपए पर दिन क्यों ना हो। इसका मैं आपको कंपैरिजन देता हूं कि अगर अभी आप देखें तो जो वित्त मंत्री ने टर्म यूज करी है वो करी है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक तो आप गरीबी देखें कि भाई 33 रुपए पर दिन अगर आप कमा रहे हो तो आप गरीबी रेखा के ऊपर। दूसरा तरीका है कि आप कहें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें कई सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, जिसमें वित्तीय पैरामीटर ही नहीं, जिसमें पैरामीटर आते हैं कि आपको हेल्थ सर्विसेज क्या मिल रहे हैं, आपको कपड़े मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उस सब के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो अगर हम 25 करोड़ लोगों को वित्तीय आधार से आगे जाके गरीबी रेखा के ऊपर ला पाए, और फिर अगर कोई कहे कि नहीं जी हमारे टाइम पे जब 33 रुपए पर डे की बीपीएल थी वो अच्छी थी, तो वो कोई लॉजिकल तो नहीं। अंकित जी एक चीज और है बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब गंभीरता की बात आती है तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ये एक अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 2012-13 में जब बजट की तैयारी हो रही थी तो बाकायदा जो बाबू लोग थे और जो है बाकी जो लोग बजट प्रिपरेशन में लगे थे उनको रिजॉर्ट में ले जाया गया था। वहां एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और उसके बाद जो है जावेद अख्तर, इन सब के जो है गीतों भरी शाम हुई थी, वहां पर चाइनीज आयुर्वेदिक मसाज हुई थी, और इस तरह से बजट की तैयारी के लिए 3 दिन तक ये सब कार्यक्रम चला था बजट की तैयारियों के लिए। तो थोड़ा अजीब लग रहा है कि जो लोग बजट की तैयारियां रिजॉर्ट में जाकर जो है फिल्म स्टार्स के बीच और कविता और शेरो शायरी करते हुए करते थे, आज वो इस सरकार को कह रहे हैं सारा सरकार बजट को लेकर गंभीर नहीं है। जी देखिए, ये तो सारी पूरी तरह राजनीतिक बयान है, इनका कोई मतलब नहीं है। आई थिंक एक वक्त उद्धव ठाकरे ने ऐसी मजाक में ये बात बोली भी थी कि जब बजट आता है तो मेरी रटी रटाई लाइनें होती हैं कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। वो रटी रटी लाइनें हर बार बोली जाती हैं। हमारे कितने पॉलिटिशियंस को इकोनॉमी समझ में आती है, हमारे कितने पॉलिटिशियंस को बजट समझ में आता है, ये हम सब जानते हैं।
जी अनिल तो कुमार जी इसमें भी ये हमारे जो- साथ जी और ये जो जी नाच गाना है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर पिछली सरकारों की उनसे पूछी आखिरी आपकी अचीवमेंट क्या है, तो वो कहते थे सफाई महोत्सव, कि हमने सफाई महोत्सव करवाया, वहां पे बॉलीवुड स्टार आके नाचे। हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। ये भी सफाई, ये भी सफाई का ही एक प्रतिरूप था अनिल जी। मैं एक ये एक्सटेंशन है। हाँ अनिल जी, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मैं देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है सब मिनिस्ट्री के अधिकारी जो है 3 दिन के रिट्रीट पे गए थे। ये तो ये गंभीरता जो है, अगर विपक्ष कहता है ऐसे समय में, तो कितनी गंभीरता दिखती है विपक्ष, जबकि खुद जो है इस तरह से रिजॉर्ट में जाकर के बजट की तैयारी होती थी। अशोक जी, अगर किसी को एक रिपोर्ट भी बनानी होती है, अगर मुझे आज किसी लेट्स से कि अगर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट में भी इंडिया में एक रिपोर्ट बनानी है, तो उसमें कुछ घंटे लगते हैं जी, उसमें कुछ इनपुट जाता है। और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एक मतलब उस वक्त, चलिए मान लीजिए उस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन 1 अरब लोग थी, हम 1 अरब लोगों के लिए बजट बनाएंगे कि उनका जो पैसा है वो कैसे आएगा, कैसे खर्च होगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, किस किस अनुपात में खर्च होगा, और वो हम नाच गाना देखते हुए कर लेंगे, तो ये तो मेरी तो समझ में नहीं आती। सब अनिल जी जल्दी से इस पर आपकी एक टिप्पणी, फिर एक दूसरी खबर पे भी जाना है, बड़ी खबर पे। अनिल जी, अनिल जी आप सुन पा रहे? नहीं, मुझे लगता अनिल जी सुन नहीं पा रहे। ठीक है, ओके। कुल मिलाकर आनंद, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं जो अभी हम इतिहास में देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हर बार इंटरिम बजट को एक पॉलिटिकल टूल बना दिया जाता है, लेकिन इस बार कम से कम वैसा नहीं दिख रहा। ठोस आर्थिक बातें ज़रूर हुई हैं, इस पर हम और डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है कुछ और बड़ी खबर भी आ रही है। मैं अभी इससे पहले कि उन बड़ी खबरों की तरफ बढ़ूँ, हमें मेहमानों का जरा शुक्रिया कर दें। बिल्कुल अनिल जी, आपका शुक्रिया, और अंकित जी आपका भी, इसके अलावा शोभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बजट से जुड़ी ही तमाम खबरों पे हम लगातार बने रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो बात हमारे सहयोगी अशोक ने कही कि देश से कुछ और बड़ी खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ज्ञानवापी से भी आई। ज्ञानवापी मामले में एक तहखाने में पूजा की इजाज़त के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चीफ जस्टिस ने दस्तावेज देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने को कहा। इससे पहले वाराणसी की अदालत के ज्ञानवापी में व्यास का तहखाना खोलने के आदेश के बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। आज यहां तड़के ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। वाराणसी की अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कोर्ट के आदेश पर खुशी जताते हुए लोगों ने कहा कि उनकी सालों की, वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हुआ है। यह निर्णय काफी भावुक करने वाला है। लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मंदिर खुला, अच्छा लगा, दर्शन हुआ आज जी नंदी भगवान का। अंदर का माहौल बहुत अच्छा है इस समय। हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरी रात हम लोग वहीं बैठे थे और वो जाली उली कट रहा है वहाँ पे, बाबा एकदम समझ लो दर्शन मिल रहा है। वही ज्ञानवापी मामले में मंदिर पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए, हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर ए के विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया, वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद अब सुलझने की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति दे दी है, इजाज़त दे दी है। इस तहखाने में व्यास परिवार के सदस्यों द्वारा 1991 से पहले तक पूजा की जाती रही है। 1991 में मुलायम सिंह यादव की उस वक्त की सरकार ने उसको बंद करवा दिया था। तब से व्यास परिवार के सदस्यों द्वारा इसे दोबारा शुरू करवाने की मांग लगातार अदालत से की जाती रही है। इस फैसले का स्वागत करते हुए व्यास परिवार के जितेंद्र नाथ व्यास ने खुशी जाहिर की है। हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला। ये बहुत खुशी की बात है। जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही, और फिर स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है, जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना। तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो है उनका आकृति मिलेगी। स्वास्तिक बना हुआ है, कमल की आकृति बनी हुई है और बहुत सी मूर्तियों की है उसमें आकृति।
तो अशोक जी, तमाम तथ्य और साक्ष्य हैं जो कि वैज्ञानिक पद्धति पे कहीं ना कहीं खरे उतरे हैं। 1993 के बाद से पूजा अर्चना बंद चली आ रही है, जिसकी दोबारा से शुरुआत हुई है। बिल्कुल 1993 में, क्योंकि जैसे ही मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहला फैसला जो है ये लिया कि उन्होंने यहाँ पर व्यास पूजा चल रही थी उसको बंद करवा दिया। अब इतने साल बाद ये शुरू हुआ और एएसआई का सर्वे सामने आ चुका है, तो जाहिर सी बात है अभी मामला अदालत में, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है और किस रूप में आगे बढ़ेगा ये देखना जो है दिलचस्प रहेगा। अभी इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गया था ये इसको रुकवाने के लिए ताकि पूजा ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। तो दरअसल ज्ञानव्यापी व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिलने पर भाजपा सांसद अशोक वाजपेयी ने इसे लोगों की भावनाओं और आस्था की विजय बताया। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ये पूजा व्यवस्था तत्कालीन सरकार ने बंद कराने का काम किया था। उसकी कोई भी लीगल स्टैंडर्ड लोकस स्टैंडाई नहीं थी। आज जो लोगों की इच्छा थी कि वहां पर हम लोगों को गर्भगृह में जाकर के पूजा अर्चना का अवसर मिले, जो हमेशा से पूजा अर्चना वहां होती रही थी, पिछले 20 सालों से 25 सालों से बंद थी, तो उसको दोबारा प्रारंभ करने का निर्णय अदालत ने लिया। बड़ा समीचीन और बहुत आवश्यक है और मैं इसके लिए अदालत को भी बधाई देता हूं और तमाम वो श्रद्धालुओं की जिनकी बहुत दिन की इच्छा थी कि वो जाकर के वहां पूजा अर्चना कर सके, वो पूरी होगी। तो करीब 30 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, उसके बाद ये दिन एक तरीके से आया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार पर वाराणसी के लोगों में भी खुशी है। किस प्रकार से वो अपनी खुशी जता रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। का सब कुछ अच्छा है। हम लोग रोज के रिविजन दर्शन वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बाबा को वो भी हम लोग हासिल कर चुके हैं। हमारे जो इष्ट हैं, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतजार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है। सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से। मंदिर खुला, अच्छा लगा, दर्शन हुआ आज जी नंदी भगवान का। अंदर का माहौल बहुत अच्छा है इस समय। हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरी रात हम लोग वहीं बैठे थे और वो जाली कट रहा है, वहाँ पे बाबा एकदम समझ लो दर्शन मिल रहा है। और हमारे संवाददाता विकास इस वक्त मौजूद है। इस पूरे मामले पर एक अदालती लड़ाई भी चल रही है, तो उसको तमाम जानकारी देने के लिए तो विकास, क्या अपडेट है? मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। क्या कुछ तर्क दिए, क्या दलील दी सुप्रीम कोर्ट ने? जी अशोक, जो मुस्लिम पक्ष है, मस्जिद पक्ष है, उसकी तरफ से कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के एक रजिस्ट्रार को संपर्क किया कि वो इस मामले में अर्जेंट सुनवाई चाहते हैं, क्योंकि 31 को जो फैसला आया तो इन लोगों का ये कहना था कि इस पर इतनी जल्दी अमल करने की कोई वजह उनके हिसाब से नहीं लगती है। लेकिन प्रशासन ने क्योंकि व्यास जी का तहखाना खोलने का निर्णय लिया है, उसके खिलाफ ये लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और लगभग आधी रात को रजिस्ट्रार को संपर्क किया गया। तड़के ये बात सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताई गई। उन्होंने हालांकि जब पूरे दस्तावेज देखे, निचली अदालत का आदेश देखा, तो चीफ जस्टिस का ये मत था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नियमानुसार पहले इन लोगों को हाई कोर्ट जाना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कोई वजह नहीं दिखी इमरजेंसी की कि जिसके चलते वो पहले तो रात में जो संपर्क किया गया कि जल्दी हियरिंग की जाए इसकी और तुरंत हियरिंग की जाए, इन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने फिलहाल इन मस्जिद के जो पक्षकार हैं उनको ये कहा है कि अगर आप इस निचली अदालत के आदेश से एग्रीव्ड हैं या अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है तो आप हाई कोर्ट में अपील दायर करें, सीधे सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं कर सकता है। जी विकास, महत्वपूर्ण तथ्य ये भी जानकारी में आए हैं कि रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को संपर्क किया गया, सुबह करीब 5 बजे के आसपास में चीफ जस्टिस को इस बात की जानकारी दी गई और आपने भी कहा कि उन्होंने फाइल देखी और उसके बाद उन्होंने तय किया कि इसमें इस प्रकार की अर्जेंसी नहीं दिख रही है, तब ये रिलीफ नहीं दे सकते, आप कानूनी तरीके से आइए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाता है कि कोई ऐसा मसला नहीं था जिसको लेकर एक अर्जेंट हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट की नजर में आए। तो इससे भी कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष जो है उसका थोड़ा पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ता है। बिल्कुल आर्यन, मुस्लिम पक्ष
ऐसा जिस तरह से उन्होंने अर्जेंसी दिखाई है, यानी वो नहीं चाहते थे कि इस आदेश पर तुरंत अमल हो। यानी जिस तरह के आप जो विजुअल्स दिखा रहे थे कि वहां पर भक्त जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं व्यास जी के तहखाने में, तो ये ना हो, ये मस्जिद समिति की कोशिश थी कि कहीं ना कहीं से उनको स्टेटस को, जो यथास्थिति है, वो बरकरार रहने का आदेश मिले। लेकिन उनका फोरम जो है वो गलत था, आप कह सकते हैं। उनको यही अर्जेंसी हाईकोर्ट में दिखानी चाहिए थी, और अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तो शायद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता। लेकिन इस तरह से अपील में सीधे जंप करके सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह केवल तभी होती है जब कुछ ऐसा हो जाए जिसको आप पलट नहीं सकते। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई जीवन मृत्यु का पक्ष का कोई सवाल नहीं है। हमने देखा है कि जो डेथ सेंटेंसेस के मामले होते हैं आरेंद्र, या जिसमें सरकार ही पूरी पलट जाए, अगर समय पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरवीन ना करे, तभी अदालतें दखल देती हैं। तो यहाँ ऐसा कोई घटना नहीं घट रही है कि जिसको आप पलट नहीं सकते या जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी अर्जेंसी की कोर्ट को कम से कम कोई वजह यहाँ पर विकास, क्योंकि हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या उसको लेकर कोई अपडेट, क्या जो मुस्लिम पक्ष है वो पहुंचा है, क्या उनको कोई वहां से बात कही गई, इसको लेकर कोई अपडेट फिलहाल? देखिए, अभी तक मस्जिद समिति की तरफ से ऐसा नहीं, उनके वकीलों की टीम की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या उन्होंने फाइल वहां पर हाईकोर्ट में अपनी याचिका कर दी है। हालांकि क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे, तो यानी उनके ग्राउंड्स लगभग उनको पता थे कि वो किन चीजों के आधार पर इसको चुनौती देंगे। तो अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा अर्जेंट सुनवाई का, क्योंकि आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में हजारों लाखों मामले पेंडिंग हैं। किस मामले को हाईकोर्ट को तुरंत सुन लेना चाहिए, अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है, उसके लिए भी आपको हाईकोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हाईकोर्ट किसी तरह की अर्जेंट हियरिंग देता है। बिल्कुल, कानूनी आधार पे आपको एक सिद्ध करना पड़ेगा कि आखिर अर्जेंसी की स्थिति है, तब न्यायालय इस बात को मानते हैं। बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली आज की एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि झारखंड से जो है, झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली खंडपीठ के सामने मामला रखा, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। और हेमंत सोरेन पर ईडी के कसे शिकंजे पर बोलते हुए भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि दोषी को दंडित किया जाना न्याय संगत है। जिन जिन को पकड़ा गया सबका पास से जो दुर्नीति का सामान मिला, और दुर्नीति में वो शरीक है, सारे मिल गया। ऐसा एक आदमी का नाम बोले राहुल गांधी, जिसको पकड़े और वो निर्दोष है, तो दोषी को तो पकड़ेंगे। तो दोषी को पकड़ने से इसका एजेंसी उसका एजेंसी ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसीलिए जो दोषी है उसको दंडित होना चाहिए, और जो दोषी नहीं है उसको कुछ भय नहीं है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सोरेन को घेरते हुए कहा कि बुरे कर्मों का बुरा ही परिणाम होता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भूल गए थे कि देश में न्यायपालिका सबसे ऊपर है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को अपमानित किया है। मुख्यमंत्री भूल गए थे कि जो कानून है वो सबसे ऊपर होता है। उन्हें लगा, जैसे अधिकांश राजनीतिक राजकुमारों को लगता है, कि कानून के लंबे हाथों तक नहीं पहुंच पाएंगे। कानून का माहौल बनाने की कोशिश की, 40 घंटे तक गायब रहे, और उसके बाद झारखंड आते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से पूछताछ होती है ईडी से, और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो हमने कहा ना कि काश मुख्यमंत्री ने जो शपथ ली थी ईमानदारी की, कानून और संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की, उसका पालन करते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। और इस वक्त सीधा चलते हैं रांची। हमारे संवाददाता दिवाकर इस वक्त मौजूद है, वहां से तमाम अपडेट लेकर। दिवाकर, इस वक्त बड़ी खबर जो है वो क्या है? जो खबरें आ रही थी वो ये कि जो जेएमएम और कांग्रेस के जो विधायक थे उनको वो लोग पाला बदल ना कर ले, वो लोग धोखा ना दे दे, इसलिए उनको कर्नाटक या तेलंगाना ले जाने की तैयारी थी और बसेस में उनको बैठा दिया गया था। लेकिन मौसम खराब होने के कारण खबर आई कि फ्लाइट जो है उड़ नहीं पा रही। तो अभी अपडेट क्या है? देखिए, अभी अपडेट सबसे जो पहला अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय से कोर्ट ले जाया गया है, और वहां पर ईडी कार्यालय की ओर से उन्हें रिमांड मांगा जा रहा है, और उस पर अभी सुनवाई चल रही है। इस बीच हमारे
पीछे मैं ये सर्किट हाउस में हूँ और यहाँ पर गहमा गहमी लगातार तेज है। वो दोपहर के बाद एकाएक यहाँ पर गहमा गहमी तेज हो गई थी। कहा जा रहा है कि यहाँ 43 विधायक सर्किट हाउस में मौजूद है और उनको किसी भी वक्त जब मौसम ठीक हो जाएगा तो यहाँ से या तो हैदराबाद या फिर बेंगलुरु शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा डेवलपमेंट ये है कि जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं चंपई सोरेन, उन्होंने गवर्नर हाउस में एक चिट्ठी राज्यपाल को लिखा है कि उन्हें 3 बजे मिलने का मौका दिया जाए और उन्होंने अपनी तरीके से सारी बातों को रखा है कि कल उनकी अगुवाई में पूरी टीम यहाँ पर आपसे मिलने आई थी, एक लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए आपको हमने गुजारिश की थी और लेकिन चूंकि आपने अभी तक मुझे मौका नहीं दिया है तो इसलिए जो सरकार जो राज्य में स्थिति है वो असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, तो उस स्थिति को दूर करने के लिए कृपया आप मुझे मिलने का समय दें और हमारे साथ जो कांग्रेस के नेता है, आरजेडी के नेता है वो पहुंचे। जी दिवाकर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने विधायकों पर भरोसा क्यों नहीं है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि वहां तो अभी झारखंड की अभी वहां पर सरकार तो जेएमएम और कांग्रेस की आरजेडी की सरकार है, वहां पर भी रांची में उनको क्यों नहीं लग रहा सुरक्षित है? क्यों वो सीधा ले जाना चाहते हैं विधायकों को, फ्लाई करके सीधा कर्नाटक ले जाए या फिर तेलंगाना ले जाए? देखिए, झारखंड की स्थिति पहले से भी ऐसी रही है कि जब भी यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है तो हमेशा जो विधायकों के टूटने और जोड़ने का सिलसिला ये पहले भी इतिहास में देखा गया है। तो ये डर इनके मन में है। अब चूंकि परिवार में ही विद्रोह है इनके, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हम कह सकते हैं हेमंत सोरेन के परिवार में एक तरीके से जो सहमति नहीं बन पाई थी कि मुख्यमंत्री कौन हो, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर कल्पना सोरेन का नाम आगे आ रहा, तो वैसी स्थिति में उनके छोटे भाई बसंत सोरेन ने उसका विरोध किया, उनकी भाभी सीता सोरेन ने उसका विरोध किया। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जब अगर घर में ही विरोध की स्थिति हो तो कैसे विश्वास पैदा हो सकता है। तो ये जो असमंजस की स्थिति पार्टी में भी है, महागठबंधन में भी है कि अगर 1-2 दिनों में सरकार का गठन नहीं होता है और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि गवर्नर ने कल सामने साफ तौर पर इंडिकेशन दिया है कि आपने जो दावा किया है उसका हम वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही कि कई विधायकों के मोबाइल स्विच ऑफ है और वो संपर्क में नहीं है, और जिस तरीके से 47 विधायकों का दावा किया जा रहा था कि वो उनके समर्थन में है, लेकिन 43 विधायकों का ही सिग्नेचर किया हुआ वहां पर पहुंचता है। तो इस तरह से जो दुविधा की स्थिति गवर्नर के पास बनी है तो गवर्नर उसको वेरीफाई करना चाहते हैं। हो सकता है इसमें वक्त लगे, और ये जो वक्त की स्थिति है क्योंकि पल पल जो मिनट और घंटे का समय बीतता है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्योंकि उनको भी लगता है कि हो सकता है विधायक पाला तोड़ ले और कुछ विधायकों के मोबाइल स्विच ऑफ है, तो ये डर की स्थिति पैदा हो गई है। दिवाकर, एक चीज ये जी झारखंड से बाहर लेकर जाना जी दिवाकर, क्योंकि गठबंधन नहीं, ये महागठबंधन है और महा एक तरीके से जोड़ की बात की जा रही थी, सब एक है, वो उस प्रकार की पुख्ता दोस्ती की बात थी, उसके बाद भी विश्वास नहीं है, ये तो सवाल खड़ा होता ही है। लेकिन हेमंत सोरेन के अब ना होने पे, यानी कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो दबा हुआ स्वर था विरोध का परिवार में, अब ज्यादा मुखर होकर निकल के आएगा, इस बात की संभावना भी लगातार कही जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, हालांकि एक जो हम कह सकते हैं कि बसंत सोरेन को लेकर जो हेमंत सोरेन ने चिट्ठी लिखी थी उसमें बसंत सोरेन को अपने छोटे भाई दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ विधायकों को, नेताओं से ये कहा गया कि आप उनके प्रति सांत्वना रखिए, सहानुभूति रखिए, ताकि उनका भी आप ख्याल रखिए। तो एक तरीके से उन्हें अपने खेमे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बसंत सोरेन की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट खुलकर नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से खबरें चल रही है और लगातार जो स्थिति बनी हुई है उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, तो वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में ये हालात निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उनमें नाराजगी है, और इस बात का संकेत हेमंत सोरेन को भी है और पार्टी के जो दूसरे नेता है, चाहे वो को विधायक दल का नेता बनाया गया, उनमें इस बात का निश्चित तौर पर एक जो संशय की स्थिति है वो बनी हुई है। इसी की वजह से शायद ये सब एक्टिविटी और ये जो कह सकते हैं कि चार्टर्ड प्लेन को तैयार रखा गया और शिफ्ट करने की जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है वो सब हो रहा है। जी बिल्कुल अशोक जी, और ये भी कह सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार से झारखंड बनने के बाद से एक अस्थिरता जो रही है, और हम लोग केंद्र में बीते 10 वर्षों की स्थिरता को लेकर जो बात कर रहे थे, यही एक अंतर होता है कि आप जब विकास की योजनाओं पे आगे बढ़ पाते हैं और आपके पास गुंजाइश होती है। देखिए, सांसद घूस कांड जो है, सबसे पहले वो शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिता है, उनके ऊपर सबसे पहले पैसे लेकर पाला बदलने का आरोप लगा था। आज वही हेमंत सोरेन को ये डर लग रहा है कि उनके विधायक पैसे लेके, तो ये भी अजीब चक्र कहते हैं, राजनीति का घूमता है। बिल्कुल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे और अशोक जी के साथ में बस इतना ही, लेकिन ये बजट पे विशेष कार्यक्रम हमारा लगातार जारी रहेगा और तमाम महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिले पे भी हम लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।